Yes. Good afternoon to all my dear friends. As you know that today I am going to discuss differential association theory, which has been prescribed in your syllabus in the subject of the socio-economic offenses. At the time of the discussion of this particular theory, again I want to say that basically this theory was propounded by the Mr. Edwin Sutherland, who was basically a sociologist, and he has propounded this theory in the context of the relation between criminology and sociology. And in the initial classes, I clearly told you that the Mr. Sutherland has also elaborated what is the white collar crime, what is the definition of white collar crime, all the basic things. But now he is going to discuss how a man can become a criminal. अब एक क्वेश्चन है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के माध्यम से। हाँ, एक बार मैं और शेयर करना चाहता हूँ। I hope that the voice is audible in both the group and the document is showing on in both the groups. हो रहा है ना? इस तरफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? नो यस सर, सर, सब हो ठीक रहा है। हाँ, थोड़ा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो द पॉइंट इज दैट है यहाँ पे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी वाज propounded by Edwin Sutherland to find out how a person become a criminal. हाउ ए पर्सन बिकम ए क्रिमिनल, एक व्यक्ति क्रिमिनल कैसे बनता है, इसका आंसर सर्च करने के लिए उन्होंने अपना एक थ्योरी डेवलप किया, जिस थ्योरी का नाम है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। रही बात आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो 2019 में भी क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को लेकर के, और 2020 के ओबी में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चंस, मतलब कि बोथ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। और हमें जहाँ तक अंदाजा लग रहा है, मेरा अंदाजा कई बार 90% केस में गलत भी होता है। अगर इस बार जो क्वेश्चन आना चाहिए, जो आपका अगर यूनिट फर्स्ट से अगर आना चाहिए, वो क्वेश्चन आना चाहिए रोल ऑफ द मेंस रिया इन द केसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। लेकिन अब कुछ भी आने को कुछ भी आ जाए, दैट इज द अदर पॉइंट, तो वहां पर प्रॉब्लम बेस्ड उसी से रहेगा। फिर भी अगर क्वेश्चन है 2019 का, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ व्हाइट कलर क्राइम्स इन द लाइट ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि आपको व्हाइट कलर क्राइम को डिस्कस करना है, इसका मीनिंग क्या है। और जब इस पार्ट को डिस्कस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ट्रेडिशनल क्राइम से भी 2 लाइन में अंतर बता देंगे, आप सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस और व्हाइट कलर क्राइम में रिलेशन बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या है। फिर इसके बाद बताएंगे कि रिलेशन दोनों में क्या है, व्हाइट कलर क्राइम और डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी में। इस तरह का आंसर लिखने का। अदरवाइज अगर आपको आंसर लिखने को दे दे, अगर हम क्लियर कट डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी क्या है, तो एक पेज से ज्यादा आप आंसर इसका लिख ही नहीं सकते। मैं सुबह जब से आपका बनाया था, लिंक बनाया था, तब से मैं सर्च ही कर रहा था कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में मिल जाए, कई आथर का मिल जाए। मैंने गूगल स्कॉलर पे सर्च किया, मतलब कई जगह उसको सर्च किया, लेकिन बहुत ज्यादा मिला नहीं कि हाँ कैसे लिखा जाए। तो बेसिक ही हम बता सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है, आपको बैकग्राउंड में जाकर के इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अब इसी थ्योरी को बेस बना करके आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2020 में ओबीई एग्जाम में। ओबीई एग्जाम का जो था सिंपल क्वेश्चन था, बस एक कोटेशन था। देखने में तो लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर क्वेश्चन यही है तो सिंपल सा यही क्वेश्चन डिस्कस करना है, डिस्कस द डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ये आपका मेन क्वेश्चन है। अब मेन क्वेश्चन के साथ जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के रूप में या कह सकते हैं कि एक कोटेशन दे दिया गया है कि इस कोटेशन को डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के माध्यम से डिस्कस करिए। कोटेशन कहता है, सदरलैंड सदरलैंड एक जुरिस्ट हैं जिन्होंने कि सबसे पहले व्हाइट कलर क्राइम की चर्चा किया था 1939 में, और उसको फुल्ली उन्होंने 1947 में उसको इस्टेब्लिश कर दिया। उनकी 2 बुकें हैं, मतलब कई बुकें हैं, उनमें से जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में उन्होंने डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के बारे में डिटेल में उन्होंने चर्चा की है। बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो उनका एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के 2 पार्ट हैं। अगर इस स्टेटमेंट को हम डिवाइड करना चाहें,
इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। अगर हम जिस्ट में बताना चाहें तो जिस्ट में बस इतना ही कहता है कि बाय चांस उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में वो बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो कि एक बॉय है, एक लड़का है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बॉय के मतलब बॉय के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि एक अगर लड़का है जो बहुत ही सोशलेबल है, सोसाइटी से मिलना जुलना उठना बैठना, ग्रेगेरियस है, एक्टिव है, एथलेटिक है, वो सब कुछ मतलब एक कह सकते हैं कि एकदम एक परफेक्ट लड़का है। किस तरह का लड़का है वो? जिस तरह से होता है ना एकदम परफेक्ट, जिसको हम लोग गांव भाषा में कह सकते हैं कि जो भी कहना हो एकदम परफेक्ट लड़का है। वो अपना शांति से खेल कूद रहा है, इंटरटेन जो भी सब कुछ इजी चल रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर कुछ समय बाद अगर नेबरहुड में, अगर पड़ोसी में कुछ जो दुष्ट टाइप के बच्चे होते हैं उसके साथ अगर उसकी संगति मिल जाए तो वह व्यक्ति पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और जो व्यक्ति सोशल ग्रेगेरियस एक्टिव एथलेटिक टाइप का जो व्यक्ति था वह व्यक्ति क्रिमिनल बन जाएगा। और वो कैसा क्रिमिनल बन जाएगा? हार्डकोर क्रिमिनल बन जाएगा। ये इनका पहला एग्जाम्पल है। कहते हैं कि ये पहला एग्जाम्पल बताते हैं। इनका मेन मुद्दा करने का मतलब है कि लड़का चाहे कितना भी बढ़िया हो, चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसकी सोसाइटी खराब संगत के साथ अगर हो जाती है तो वह लड़का वर्स्ट हो सकता है, गैंगस्टर बन सकता है, डॉन बन सकता है। एक पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट को कवर करते हुए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर बाय चांस एक ऐसा लड़का है जो कि घर में मतलब कि अपने आप को आइसोलेट करके रखता है, किसी व्यक्ति से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है, अपने आप में ही लीन रहता है, और बाहर पड़ोस में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो बाहर जो पड़ोस के जो डेलिंक्वेंट लड़के हैं उनसे उनका मिलना जुलना नहीं है, तो वह लड़का क्या करेगा? वह डेलिक्वेंट नहीं बनेगा। मतलब इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लड़का चाहे कितना भी अच्छा हो, बढ़िया हो, अगर खराब सोसाइटी मिलेगी तो वह खराब बन जाएगा। अगर लड़का अगर उसके मतलब कि किसी के साथ खराब सोसाइटी के साथ, बैड सोसाइटी के साथ अगर मुलाकात नहीं होती है तो वह व्यक्ति अच्छा ही अच्छा रह जाएगा। इसका एक प्लस पॉइंट भी, एक प्लस भी है, माइनस भी है। इसी लाइन को हमें क्रिटिसाइज करना है कि किस हद तक यह स्टेटमेंट सही है। इसी को हमें सपोर्ट करना है कि किस हद तक हमें कंक्लूड करना है, मतलब किस हद तक ये गलत है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये जो थ्योरी है इनका कि सोसाइटी, इनका टोटल रोल कहाँ पे आ जा रहा है? सोसाइटी के साथ। मतलब सारा गलती किसकी है? सोसाइटी की गलती है। सोसाइटी अगर बुरी है तो आपका लड़का बुरा हो जाएगा, सोसाइटी अच्छी है तो आपका लड़का अच्छा हो जाएगा। देखिए इस बात से डिनाई नहीं कर सकते आप। जब सपोर्ट में लिखना होगा, जब हम सदरलैंड के सपोर्ट में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग कि इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति को क्रिमिनल बनने में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सोल रोल नहीं होता है। जब सपोर्ट करेंगे तो लिखेंगे हाँ बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए व्यक्ति जब बच्चा पैदा होने के बाद जो सोसाइटी में बाहर खेलने जाता है तो माँ बाप कहते हैं, देखते हैं किसके साथ खेल रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ऐसे करके देखते हैं। इसी तरह से जब आदमी घर खरीदने जाता है या कोई काम करने जाता है, शादी ब्याह करने जाता है, तो आसपास का भी माहौल देख करके चलता है कि भाई इन सबों का आसपास का माहौल क्या है, इनका पिछले का बैकग्राउंड क्या है, इनके घर में क्या क्या है, सब कैसे कैसे है, तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे पहले पार्ट में है कि हाँ कुछ हद तक ये बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर टोटली हम कह देंगे सिर्फ सोसाइटी का रोल होता है, इसका अपना पर्सनालिटी का या बाकी रीजन का और कुछ नहीं होता है, बाकी का कोई रोल नहीं है, तो ये भी गलत है। इसी प्रॉब्लम को हमें आगे डिस्कस करना है। अगर किसी को अगर ये प्रॉब्लम समझने में अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं कि मैं इसको अभी डिस्कस कर लूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा। ज्वाला समझ में आया ये बात? हेलो, क्या कहना चाह रहा है? समझ आ गया ना? सर इस क्वेश्चन में हमें ये डिस्कस करना है कि सोसाइटी का क्या रोल है उस जो लड़का है उसको मतलब क्रिमिनल बनाने में। हाँ, बस एक ही लाइन है यही, सिंपल से इतना ही करना है। क्योंकि जो सदरलैंड होते हैं सोशोलॉजिस्ट स्कूल के होते हैं, मतलब सोशोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना सोशोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जो बच्चा क्रिमिनल कैसे होता है उसके बारे में जो उन्होंने लिखा, उसी को हम लोग अपने क्रिमिनल लॉ में कवर करते हैं, उसी पार्ट को क्रिमिनल लॉ में हम डिस्कशन करते हैं।
जैसे इसी प्रॉब्लम में उन्होंने बताया ना कि अगर लड़का सोसाइटी में मिलता है और डेलिंक्वेंट बच्चों से मिल जाता है तो वह क्रिमिनल हो गया। अगर सोसाइटी बाहर डेलिंक्वेंट बच्चे हैं, अगर वो घर से नहीं निकलता है, आपस में ही रह जाता है, सोसाइटी के जो डेलिंक्वेंट आदमी है उनसे नहीं मिलता है, तो वह व्यक्ति एक मतलब शांत स्वभाव का एक अच्छा व्यक्ति बना रह जाएगा। मेन रोल बस इतना ही है, सदरलैंड यही कहते हैं कि पर्सन इज इनोसेंट अनलेस अनटिल ही come into the he unless and until he comes in consultation with the gangster groups or comes to the bad society। कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही निहायत शरीफ होता है, लेकिन वह तभी क्रिमिनल बनता है जब सोसाइटी में बैड सोसाइटी के अंत के संपर्क में आता है, तभी है। मतलब इतना ही है कि पर्सन्स कांट बी बिकम ए क्रिमिनल्स विदाउट द डेलिंक्वेंट पीयर ग्रुप। इतना ही इसका जिस्ट है और कुछ इसमें है नहीं। इसी पॉइंट को लेकर के एलोबरेट करना है, आपको एग्जांपल देना, हम और इसको डिस्कस करेंगे कैसे आपको आंसर में लिखना है। ये तो मैं आपको बना दिया हूँ कि व्हाइट कलर क्राइम कैसे आया क्या आया, तो बेसिक चीज है। अब हम आते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी वास्तव में है क्या, इसके माध्यम से वो कहना क्या चाहते हैं, क्यों इसका नाम डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी ही रखा गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब डिफरेंशियल एसोसिएशन की थ्योरी देखिए। एसोसिएशन का मतलब होता है किसी के संपर्क में आना, किसी के संपर्क में आना। जब आप किसी के संपर्क में आएंगे तो आप में वो डिफरेंस ला देगा, किसी के आप संपर्क में आएंगे तो वह डिफरेंस ला देगा। ए नाम का व्यक्ति है, घर में माँ बाप पढ़े लिखे हैं, सब सन्यासी की तरह जिंदगी जी रहा है, उसको दुनियादारी के बारे में कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जब बाहर की तरफ निकलता है और जाने के बाद पता चलता है कि उस साइड में बहुत सारे डिलिंक्वेंट बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ इसका उठना बैठना शुरू हो जाता है। अब यह सन्यासी बच्चा ए जो है सिर्फ ए नहीं ए प्लस हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि अभी हार्डकोर क्रिमिनल की तरफ मूवमेंट करेगा और इसमें चेंज आ जाएगा। तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी कहता है कि इफ एनी पर्सन एसोसिएट विद द अदर पर्सन after the association there certain changes comes in that person, that's why this theory is called differential association theory। मैं वैसे साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मजा मत लेना तुम सब। लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं ना H2O, H होता है और 2 होता है और O होता है। O का मतलब होता है ऑक्सीजन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है। इन दोनों का अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी होता है, कैलिबर होता है, दोनों अपने अपने क्षेत्र में इंजॉय करते हैं। लेकिन एक दिन इन दोनों की आपस में मुलाकात हो गई। जब पहले क्या था, इन दोनों में मुलाकात हुई तो दोनों में मूल्य मिले तो इनका एसोसिएशन हो गया। जब दोनों आपस में मिले और जब मुलाकात हुई, ये दोनों क्या रह गए, H O रह गए या H2O हो गए। साइंस क्या कहता है कि मुलाकात के बाद H2O हो जाएगा कि HO रहेगा, क्या रहेगा भाई? सर H2। मुलाकात H2O सर। H2O हो गया, तो अब पानी हो गया ना, यस सर। यस सर। पानी हो गया। और जब तक नहीं मिला था तब ये हाइड्रोजन था और ये ओ था। वो क्या है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। तो वो क्या था, ये ऑक्सीजन हो गया। तो इसी तरह से कहता है कि अगर दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं और एक सन्यासी व्यक्ति एक क्रिमिनल व्यक्ति से मिलता है तो उसके एसोसिएशन के बाद उसके कैरेक्टर में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया है डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ठीक, कह रहा है कि वाज propounded by सदरलैंड, वाज propounded by सदरलैंड। जब हम इसको सपोर्ट करेंगे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कुछ टाइम भी लगेगा, तो हम कहेंगे कि होता है ना कि हम लोगों का गांव में भी सेटल्ड प्रिंसिपल है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। हम लोग कहते हैं ना कि संगत से गुण होता है। अगर आप अच्छे इंसान के साथ अगर आपकी संगति रहेगी तो आप भी अच्छे बनेंगे। अगर बुरे इंसान के साथ अगर आपकी संगति रहेगी तो आप भी बुरे बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो विचारक थे, जो कई सालों पहले कह दिए कि संगत का असर पड़ता है, उसको उसी बात को लेकर के इन्होंने एक प्रॉपर वे में लिख करके आगे बढ़ाया है। तो जो हमारी फिलॉसफी है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, ये बहुत हद तक सही है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी व्यक्ति का कैरेक्टर पहचानना है, उसका कैरेक्टर क्या है, तो हमने ए के बारे में जान लिया
बी के बारे में भी जान लिया, और सी नाम का व्यक्ति है ए और बी के साथ ही रहता है। सी नाम का जो व्यक्ति है ए और बी के साथ ही रहता है, तो हम प्रिज्यूम करेंगे कि हाँ सी भी उसी तरह का होगा। प्रिज्यूम करेंगे कि सी भी उसी तरह का था। एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी, जैसे मान लीजिए कि उसने बहुत इनोसेंट, जो भी हम उसको कुछ नहीं कहते हैं, उसने क्या कहा बातचीत के दौरान, कहे कि सर भले ही मैं उन लोगों के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई, मेरा कैरेक्टर सब कुछ टोटली रूप से अलग है। क्योंकि उसे लगता है कि हाँ कोई हमारे बारे में भी यही सोचेगा कि मैं ए और बी के साथ अगर रहती हूँ और ए और बी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो मेरे बारे में भी लोगों का यही प्रिजम्पशन है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये वास्तव में कुछ हद तक ये बात होती है कि आपका ग्रुप उन्हीं व्यक्तियों के साथ बनता है जिसके साथ ट्यूनिंग है, जिसके साथ आपका कैरेक्टर बहुत हद तक मिलता भी है। इसी तरह की बातों को लेकर के हम कह सकते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। Differential association theory simple says that if you are associated with the criminals, you will be criminal. If you are associated with the innocent, you will be an innocent person. इतना ही लॉजिक है, इतना ही फिलॉसफी है। एक मिनट रुको। हाँ बाद में कॉल करिएगा, थोड़ा सा बिजी है अभी, मैं क्लास ले रहा हूँ, सॉरी। तृप्ति कौन है? इस तरह के बात को लेकर के सदरलैंड आगे बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, पर्सन, वही बात है, हिज मेन फोकस वाज ऑन हाउ ए पर्सन बिकम्स ए क्रिमिनल। इसका मेन फोकस था, ये इस बात का सर्च नहीं करता कि व्हाई ए पर्सन बिकम ए क्रिमिनल। जब हम ड्रॉबैक बताएंगे, इसका क्रिटिसिज्म करेंगे, तो हम कहेंगे कि बताता तो है कि हाउ ए पर्सन, व्यक्ति क्रिमिनल कैसे बनता है, लेकिन व्यक्ति क्रिमिनल क्यों बनता है, इस पर रिसर्च नहीं है इसका। Differential association theory is related only to the point that how a person becomes a criminal. This theory does not discuss why a person becomes a criminal. तो why का एक आंसर टोटली डिफरेंट हो जाता है कि आपके साथ टोटली डिफरेंट है। अब इसका हिस्ट्री में जाएंगे कि ये थ्योरी कब आई, कैसे आई। तो वास्तव में इस थ्योरी को अगर हम सर्च करेंगे, तो शुरुआती दौर में जब सदरलैंड ने अपने बुक लिखा 1933 में, तो वहां पे इन्होंने इम्प्लिसिटली, मतलब इसके बारे में इनडायरेक्टली, मतलब इसके बारे में चर्चा किया। वो पूरे परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं जाए हुए थे, लेकिन जब 1939 की किताब लिखे, तो 1939 की किताब लिखने के बाद उन्होंने इस किताब में, इस ईयर में क्लियरली डिस्कस किया कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है क्या। फिर अगर इस बुक का जब नया एडिशन आया, तो नए एडिशन में 1947 में इस थ्योरी को और एलोबोरेट करके लिखा। वास्तव में यही होता है कि शुरू में किसी भी चीज को आप लिखेंगे तो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब आप आगे लिखते जाएंगे उसमें परफेक्शन भी आएगा और क्लियरिटी भी आएगी। तो हम अगर इसका सर्च करना चाहें, तो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को 1933 में इम्प्लाइडली वे में पाया गया। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन एक विचारधारा लग रही थी कि इस तरह का रूप ले सकती है। 1939 में आते होते क्लियर कट उन्होंने लिखा भी कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, और इसको आगे बढ़ा करके 1947 में लिखा। इनके बुक का जब भी आप चर्चा करिएगा, तो बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। किसका बुक है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये बुक है, इसकी चर्चा है। अब इन्होंने कुछ पॉइंट को डिस्कस करने का प्रयास किया कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे लॉ में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल होगा, नहीं होगा, क्या मतलब कब तक क्रिमिनल होगा, कैसे क्रिमिनल होगा। तो उन्होंने अपना एक 9 एजम्पशन दिया है। 9 एजम्पशन को ही हर जगह डिस्कस होता है। तो 9 पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम आपको कुछ पॉइंट पहले ब्रीफ में बताना चाहेंगे। प्रेडिक्शन कहते हैं कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी प्रेडिक्ट्स दैट एन इंडिविजुअल विल चूज द क्रिमिनल पाथ व्हेन द बैलेंस ऑफ डेफिनेशंस फॉर लॉ ब्रेकिंग एक्सीड्स दोज फॉर लॉ अबाइडिंग। एक जब हम लोग जूरिस्प्रूडेंस लोग पढ़े हो कि नहीं, अभी तक थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो एक बेंथम का थ्योरी था। बेंथम जब अपनी थ्योरी देते हैं तो एक
प्रिंसिपल ऑफ मतलब यूटिलिटेरियन थ्योरी देते हैं, जिसको प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म कहते हैं। आप सब ये सब थ्योरी पढ़े हो कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ हेडोनिज्म पढ़ाया गया होगा शुरू में, हल्का फुल्का तो बताया ही गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ है ना, मतलब कि यूटिलिटेरियन थ्योरी बेंथम ये कहता है, सिंपल सी बात कहता है कि अगर कोई काम अगर आपको फायदा ज्यादा पहुंचाता है और नुकसान कम पहुंचाता है तो आप उस काम को कर दीजिए। अगर कोई काम आपको नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, फायदा कम पहुंचाता है, तो आप उसको मत करिए। लेकिन डिफरेंशियल जो प्रिंसिपल है बेंथम का, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज करने का रीजन क्या है कि बेंथम अपने यूटिलिटेरियन थ्योरी में मेजोरिटी को प्रायोरिटी देता है। किस चीज को प्रायोरिटी देता है? मेजोरिटी को प्रायोरिटी देता है। वो कहता है कि 90% अगर आपको कोई काम करने से फायदा हो रहा है, मतलब कि आपको इंजॉय आ रहा है, और 10% नुकसान हो रहा है, तो 90% वाली बात जो है उसको आप सही मानकर कर दीजिए। अगर हम बेंथम की थ्योरी को अगर एक्सेप्ट करेंगे, डेमोक्रेसी में अप्लाई करेंगे, ये बहुत बड़ा डेंजरस हो जाएगा। क्यों डेंजरस होगा? कल को क्या होगा कि आदमी धार्मिक उन्माद में आकर के 90% आदमी कहेगा कि ये सही है, तो माइनॉरिटी की राइट का क्या होगा? माइनॉरिटी के राइट का क्या होगा? मान लीजिए कि हमने भीड़ में खड़ा होकर के भड़का दिया, हमने भीड़ में खड़ा होकर भड़का दिया। अब 100 आदमी है, 90 मेजोरिटी है, 10 माइनॉरिटी है, तो 90 व्यक्ति ने मिलकर के 10 व्यक्ति की हत्या कर दिया। तो आप कहेंगे कि ये तो बेंथम के हिसाब से सही था, कि बेंथम मेजोरिटी को सपोर्ट करता है, उनका कोई क्राइम नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, तो इस तरह से तो नुकसान हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री कहे कि मैं क्रिमिनल को बाय ड्रेस पहचान सकता हूँ, अगर हम क्रिमिनल को बाय ड्रेस पहचान सकता हूँ, और बाय ड्रेस पहचानने के चक्कर में 90 व्यक्ति ने मिलकर के बाय ड्रेस 10 व्यक्ति का मर्डर कर दे, तब तो डिफरेंशियल एसोसिएशन की थ्योरी के हिसाब से सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका जब हम क्रिटिसाइज करेंगे तो आपको क्रिटिसाइज लिखना पड़ेगा। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इनडायरेक्टली जो बेस्ड है यूटिलिटेरियन थ्योरी पर बेस्ड है, जिसमें कहता है ना कि इंडिविजुअल उसी चीज को चूज करता है, उसी क्रिमिनल रास्ते को चूज करता है जब वह देखता है कि लॉ को तोड़ने से हमें फायदा ज्यादा हो रहा है और लॉ को एवॉइड करने से हमें नुकसान कम हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि अगर हम इस स्पीड से चलाते जाएंगे तो हम ये जर्नी 5 घंटा में यहाँ तय कर देंगे, और 5 घंटा में तय करेंगे तो हमें फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। और आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे रेड लाइट में ब्रेक करता हूँ तो मुझे 500 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो आपने क्या किया? आपको दिख रहा है कि 500 रुपए का नुकसान होगा, फायदा कितना हो रहा है? 5,000 का नुकसान फायदा हो रहा है। टोटल फायदा कितने हुआ? 4,500 का। 500 घटा भी दें तो 4,500 का फायदा हो जाएगा। तो इस तरह का जो थ्योरी है, लेकिन आपने क्या किया कि कंट्री के लॉ को अवॉइड किया। हो सकता था किसी का एक्सीडेंट हो जाता, किसी का डेथ हो जाता, कुछ भी हो जाता, लेकिन आपके हिसाब से सही है, सदरलैंड के हिसाब से सही है। तो सदरलैंड की ये जो लाइन है जिसमें वो कहता है कि व्यक्ति तभी उस क्रिमिनल के रास्ते को चूज करता है जब वो पाता है कि लॉ को तोड़ने से फायदा ज्यादा हो रहा है, लॉ को अवॉइड करने से, फॉलो करने से मतलब फायदा कम हो रहा है। इस बात का क्रिटिसिज्म होगा और आगे भी हम लोग करना भी पड़ेगा। अब ये बताते हैं कि वास्तव में व्यक्ति कैसे क्रिमिनल बनता है, कैसे क्रिमिनल सीखता है, हाउ ही बिकम्स ए क्रिमिनल। तो हाउ ही बिकम्स ए क्रिमिनल को लेकर के 9 पॉइंट बताते हैं कि 9 पॉइंट को बेस बना करके व्यक्ति क्रिमिनल बनता है। 9 पॉइंट आप हमेशा वो करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 पॉइंट है, इसी को हमें एग्जाम में लिखना है। इसके बाद जो भी होगा सपोर्ट और क्रिटिसिज्म होगा। पहला व्यक्ति ये कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम अदर इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, उनका सीधा सी बात करता है कि क्रिमिनल बिहेवियर, व्यक्ति क्रिमिनल जो होता है बाय नेचर नहीं होता है, बाय नेचर नहीं होता है, वो सोसाइटी में आने पर ही सीखता है। यह बात हम 50% सही मान सकते हैं, लेकिन 50% इस बात को हम सही नहीं मानेंगे।
50% सही हो सकता है कि हाँ क्रिमिनल व्यक्ति तभी बनता है जो सोसाइटी के संपर्क में आता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके घर में 10 लोग क्रिमिनल हैं, 10 लोग क्रिमिनल हैं, उसमें आप एक इनोसेंट व्यक्ति भी तो हो सकते हैं। आपने देखा, जब हम लंका की बात करते हैं, रावण की बात करते हैं, तो पूरे लंका में 99% लोग मतलब कि एक तरह से उनका बिहेवियर ठीक नहीं था, एक अलग प्रवृत्ति का नेचर था। एक उसी में विभीषण थे। तो क्या विभीषण का संपर्क बाकी रावण से, मेघनाथ से, विभीषण से, बाकी किसी के साथ नहीं हुआ? हुआ तो 100%। लेकिन फिर भी विभीषण क्यों नहीं उनसे सीखा? उनके साथ सोसाइटी में रहता था, उठता था, बैठता था, खेलता था, कूदता था, एक ही फैमिली रहती थी, पूरा लंका राजसों की नगरी थी, फिर भी वो क्यों नहीं उस तरह का बिहेवियर सीखा? तो इस पॉइंट को लेकर के भी हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरी है, पहला जो क्राइटेरिया है, सदरलैंड अपने पॉइंट पे ठीक हो सकते हैं कि हाँ क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल। इट दिस स्टेटमेंट मे बी राइट इन 50% केसेस, मे बी राइट इन 70-80% केसेस, but this statement is not 100% truth. For the example, Vibhishan was like this, but he was not the criminals. जैसे हमारे घर की फैमिली में ही है, हम 7 भाई बहन है, 4 भाई हैं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में है सब। उनका बिहेवियर, 3 भाइयों का बिहेवियर और हमारे बिहेवियर टोटली चेंज है। तो आज तक हमने किसी के साथ मारपीट, कभी बंदूक गोली, हमें से कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, सिर्फ हम प्यार मोहब्बत में एक अलग दुनिया में ही जीते रह गए हमेशा। और हमारे भाइयों का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। तो हमने क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं सीखा कि हाँ हमें क्रिमिनल बनना है? क्यों भाई? फैमिली भी एक थी, सोसाइटी भी, आसपास का भी माहौल था, फिर भी हम क्यों नहीं बने? तो 90% में हो सकता है। मैं मानता हूँ कि हाँ भैया, जो भी जिस तरह का भी मैटर आया, बाहर सोसाइटी में आने जाने से, संपर्क आने जाने से कुछ व्यक्तियों का बाय नेचर होता है, उनकी टेंडेंसी इस तरह के मामले में झुकाव तेजी से होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति क्रिमिनल बनता है, कुछ सोसाइटी का रोल होता है और कुछ उसका नेचुरल, मतलब कि कह सकते हैं इंस्टिंक्ट होता है। सिर्फ सोसाइटी के आने मात्र से वह क्रिमिनल नहीं होता है। तो हमारे कहने का मतलब है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं क्रिटिसिज्म अलग से नहीं बताऊंगा, और आपको मैं आपको 1 पेज पढ़ाऊंगा और आपको एग्जाम में लिखना है 8 पेज। तो आप जानिएगा कि कैसे 8 पेज लिखना है, ठीक ना? ये 8 पेज लिखना पड़ेगा आपको, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो जितना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जितना फिलॉसफी बता रहा हूँ, फिलॉसफी बताना और फिलॉसफी लिखना है। बाकी आपकी मर्जी, फिर मत करना कि मार्क्स मिला ही नहीं। एक एक पॉइंट को लिखते जाओ, एक एक पॉइंट को क्रिटिसाइज करते जाओ। फिर कहते हैं, अगला पॉइंट है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्नड इन इंटरेक्शन विद अदर पर्सन इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये बात सही है कि अगर व्यक्ति जब क्रिमिनल बिहेवियर सीखता है तो कैसे सीखता है? कहते हैं कम्युनिकेशन से सीखता है। कम्युनिकेशन का मतलब यार, कम्युनिकेशन का हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है और बाय कंडक्ट भी हो सकता है, ओरल, रिटन, बाय कंडक्ट, हर तरह का कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि क्रिमिनल, जैसे कि आप जाएंगे किसी के पास, आप उस डॉन को कभी देखते तो उससे बातचीत नहीं करते हो, लेकिन आपको डॉन की हमेशा तारीफ सुनना, बड़ी तारीफ करना, डॉन को देखना एक अलग तरह का है। तो उसका जो कंडक्ट है डॉन का, उसके संपर्क में आते 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 जो उसका डॉन का कंडक्ट है, वो भी आपको रिफ्लेक्ट करता है, वो भी आपको प्रेशराइज करता है, वो भी मोटिवेट करता है कि क्यों ना मैं डॉन की तरह मतलब मैं भी फ्यूचर में डॉन बनूं, क्यों ना मेरे पास इतनी बड़ी चेयर हो, मैं भी पैर पे पैर फेंक करके बैठूं, कमांड मतलब कमांड करूं। तो कई बार ये होता है कि क्रिमिनल बिहेवियर सीखने का जो तरीका होता है वो कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, और वह कम्युनिकेशन के कई मेथड हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, बाय कंडक्ट होते हैं। तो बाय कंडक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बाय कंडक्ट वाले पॉइंट पे किसी को कहना तो नहीं है ना कुछ। बाय कंडक्ट आदमी क्रिमिनल बिहेवियर सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है? योगेश? जी सर, जी सर। हाँ, देखता रहूं। इस पॉइंट को लिखना है यहाँ पे, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लर्निंग क्रिमिनल बिहेवियर्स अगर अकर्स विद इन इंटीमेट पर्सनल ग्रुप्स। ये बात संपर्क बहुत हद तक सही भी है। अगर हम पहली बातों को क्रिटिसाइज करने के बाद अगर दूसरी तीसरी की तरफ बढ़े तो दूसरी तीसरी में हमें क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम पहले एक्सेप्ट ही कर लिए कि हाँ वो क्रिमिनल बिहेवियर सीख रहा है,
तब दूसरा में तो सिर्फ मेथड है कि सीखा कैसे भाई, कम्युनिकेशन से सीखा, आएगा जाएगा उठेगा बैठेगा बातचीत होगा कम्युनिकेशन होगा, मेल फेसबुक व्हाट्सएप होगा तभी तो होगा ना। कम्युनिकेशन तो आजकल के नए नए तरीके भी हो गए हैं। तो इस तरह से होता है। अगला पार्ट कहता है कि इंटीमेट पर्सनल ग्रुप से ही सीखता है। ये एकदम 100% सही है, क्योंकि आप जिसके साथ रहेंगे, अब इंटीमेट पर्सनल ग्रुप में कौन कौन हो सकता है? आपका सबसे पहले आपका मदर ही होगी। मदर है, मतलब मदर, पेरेंट्स, भाई बहन, मतलब इंटीमेट पर्सनल ग्रुप में आपका फैमिली आएगा। इंटीमेट पर्सनल ग्रुप में ही आपके सोसाइटी के आसपास के लोग आएंगे। मतलब इंटीमेट पर्सनल ग्रुप में ही जो आपका फ्रेंड सर्किल होगा, रिलेटिव होंगे, फिर आपका जो फ्रेंड सर्किल होगा, ये तीनों जो होते हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड सर्किल हो, इन्हीं तीनों से आप क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हैं। इन्हीं तीनों से आप क्रिमिनल बिहेवियर सीखते हैं। इस तरह की चीज है। एक बार बचपन में क्या हुआ था, हम लोग बचपन में छोटे छोटे थे, तो बगल वाला जो लड़का था वो बहुत ही तेज तर्रार था। हम लोग तीसरी चौथी क्लास में रहे होंगे। तो उसमें क्या होता था कि हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे। तो गुल्ली डंडा को बनाने के लिए, डंडा बनाने के लिए अरहर जो होती है ना, अरहर तुम लोग जानते होगे, अरहर का जो खेतों में जो होता है, अरहर की दाल जो होती है, उसके बड़े बड़े 5-6 फीट तक का जो होती है फसल, उसको होता था। उसने हम लोग को कन्विंस किया, 3 लोगों को, कि चलो ऐसा करते हैं कि इसका अरहर का खेत है और वहां से अरहर तोड़ करके, उसका डंडा तोड़ करके हम लोग लाएंगे। पहली बार बता रहा हूँ वहां पे, मतलब पहली बार उसके साथ गए थे। तो हम लोग गए थे। अब वो हमने कन्विंस किया, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड था, आसपास का बगल का पीछे वाले घर के था। तो हम लोग उसके साथ रहते होते थे, तो वो थोड़ा सा तेज तर्रार था। तो हम लोग पहली बार चले गए, अरहर का खेत तोड़ करके अरहर का डंडा चुराने के लिए चले गए। तो अलग बात था कि खेत का मालिक ने उसी दिन पकड़ लिया और उसी दिन 2-2 थप्पड़ सबको मारा। तो हम तो सुधर गए उसी दिन से ही, लेकिन वो तो नहीं सुधरा, वो तो मालिक जो था वो हो ही गया। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि जो आप पहली बार इंटीमेट पर्सनल ग्रुप के माध्यम से आप सीखते हैं क्या क्रिमिनल कैसे होता है, क्रिमिनल बिहेवियर कैसे होता है। इस तरह की सिचुएशन तीसरा पॉइंट को कवर करता है कि बच्चा जो होता है, इसीलिए माँ बाप हमेशा देखते हैं, देखेंगे कि उसके लड़के का बिहेवियर ठीक नहीं है, तुरंत डांटेंगे, उसके साथ क्यों खेलने जा रहे हो, नहीं मानोगे 2 थप्पड़ मार देंगे, कहीं भी उसके साथ दिख जाओगे तुरंत थप्पड़ लगा देंगे। तो गार्जियन पहले से जानता है कि अगर खराब बच्चों की संगति में रहेगा तो इसके ऊपर असर पड़ेगा। ये डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इस तरह की बात को सपोर्ट करता है। फिर कहता है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न, द लर्निंग इंक्लूड्स, क्रिमिनल बिहेवियर सीखा जाता है। तो इसमें क्या क्या सीखा जाता है, कैसे सीखा जाता है, आगे बताता है। कह रहा है कि क्रिमिनल बिहेवियर में क्या क्या सीखा जाता है, टेक्निक सीखा जाता है, बंदूक कैसे चलाना है, कट्टा कैसे चलाना है, चाकू कैसे चलाना है, टेक्निक सीखा जाता है। कहता है कि क्राइम करने का जो क्रिमिनल बिहेवियर क्रिमिनल के साथ आता है, तो क्या सीखता है, क्या सिर्फ उसके साथ रहता ही है तो कुछ और सीखता भी है। तो टेक्निक भी सीखता है कि हमें कैसे फायर करना है, कैसे मारना है, कैसे ये करना है। तो एक टेक्निक है, टेक्निक ऑफ कमिटिंग द क्राइम, वो टेक्निक सीखता है। सिर्फ टेक्निक ही नहीं सीखता है, बहुत सारे और भी चीजें वो सीखता है, इस तरह की चीजें करके आता है। तो देखते नहीं हो कि छोटा सा बच्चा है, 7 साल 8 साल का बच्चा है, फायर कर देगा, गोली मार देगा, कुछ भी कर देता है। तो इस तरह का सरकमस्टांसेस में आता है। हमारे गांव में तो बहुत इस तरह की घटना है, फायर, मर्डर और इस तरह के, तो नॉर्मल टाइप में लगता है। एक हमारा फ्रेंड ही था, वो कम मुश्किल से 24-25 साल का रहा होगा, मारा गया वो। भाई क्या करेंगे आप, जब आप बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो मारे ही जाएंगे। दिन कोई 3 गोली सर में ही मार दिया सब। तो इस तरह के सरकमस्टांसेस में जो आप आते हैं, अब वो भी टेक्निक सीखा था, वो भी फायर करता था, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे वो सन्यासी था। तो हमारे कहने का मतलब है कि टेक्निक सीखता है वो। क्या टेक्निक सीखता है कि क्राइम करने का टेक्निक सीखता है, सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें, बाकी चीजें भी सीखता है, कैसे गन की सप्लाई कैसे करना है, कैसे नार्कोटिक ड्रग्स का सप्लाई करना है, कैसे गांजा, फिर बहुत कुछ सीख जाता है सब। फिर कहता है स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मोटिव ड्राइव्स रेशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड। वह सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ टेक्निक ही नहीं सीखता है, वह अपनी बात को रेशनलाइज करता है। आप जब क्रिमिनल से बात करेंगे ना, क्या तुम एक अपराध क्यों करते हो, तो ऐसे कन्विंस करेगा, लगेगा कि हाँ आप ये सही में बोल रहा है, आप ही गलत हो। एक बार हमेशा मैं चर्चा करता हूँ, हम अपने स्टूडेंट के साथ, हम लोग जब जाते हैं ना, जब तुम लोग ऑफलाइन रहते तो मैं तुम लोग को लेकर जाता, क्योंकि मैं एलएसएस कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो हम लोग गए एक बार कैंप के पास में ही वो है, क्या बोलते हैं,
जहाँ चाइल्ड रखे जाते हैं ना, क्या जुनाइल जस्टिस जो होता है ना, बोर्ड होता है, तो उसके एरिया में ही क्रिमिनल छोटे छोटे रखे जाते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक बार गए तो बहुत सारे बच्चे थे, लड़के लड़कियां भी थे, तो हम देखे कि वो सब का उम्र कम से कम 13-14 साल का रहा होगा, और हमारे साथ जो 90 की लड़कियां गई थी उन पर कमेंट कर दे रहा था सब। मतलब इतना मतलब कॉन्फिडेंस देखो। तो एक हमने पूछा तो भाई करना क्या है, तो हंस कर टलना ही है। तो एक को मैंने पूछा, हम 4-5 स्टूडेंट थे, एक को मैंने पूछा कि भाई तुम क्यों यहाँ पे आए हो, क्या अपराध किए होगे आए हो। बड़े कॉन्फिडेंस से कहता था कि हमने 2 मर्डर किया है, और हमने, तब मैं पकड़ा गया और मैं आ गया। तो हमने कहा कि 2 मर्डर करने का कितना पैसा मिला, कहा कि 2 मर्डर करने का हमें 2 लाख मिला। वो बता रहा है एकदम बोल्डली। और हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि 2 लाख का तुमने किया क्या। तो कहा कि हमने अपना एक बाइक खरीदा, पता नहीं कौन सा बाइक बता रहा था, मैं तो उतना नाम ही नहीं है, जो भी रहा होगा, 1.5 लाख का बाइक खरीदा, और 50,000 में जो भी रहा होगा अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा करके 3-4 दिन उसको घुमाया था, अपना पैसा खर्च किया था। तो हमने उसको कहा कि भाई बताओ कि तुम्हें कोई भी पैसा देगा तो किसी को भी मार दोगे। तो कहा कि हाँ। हमने कहा कि अगर हमें हमें मारने का पैसा मिलेगा तो हमें भी मार दोगे। तो कहा कि आपको तो मैं 1-1 लाख में मार दूंगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि वो सब इतने मोटिवेटेड होते हैं, अपने बात को ऐसे रखते हैं, उनका इतना एटीट्यूड होता है कि हर चीज एक अलग डिफरेंट हो जाता है उनका। तो मतलब जो अपने सर्किल में आता है, जो क्रिमिनल जो उनका ग्रुप होता है, उसमें सिर्फ वो लर्निंग प्रोसेस ही नहीं सीखता है, सिर्फ टेक्निक ही नहीं सीखता है, कैसे फायर करना है, क्या करना है, कैसे मोटिव भी सीखता है, ड्राइव भी सीखता है, रेशनलाइजेशन भी सीखता है, एटीट्यूड भी सीखता है। आप देखते हो ना, कई लोग आतंकवादी बन जाते हैं, वो कैसे सीखता है। कई लोग धर्मांध बन जाते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, मतलब संपर्क में आए नहीं, पूरा एक मतलब वो अलग टाइप का मानसिकता से दम हो जाते हैं। मतलब आप इनोसेंट आदमी हैं, सब कुछ इनोसेंट है, लेकिन आप किसी दिन आप जाकर के किसी मुस्लिम शाखा को ज्वाइन कर लीजिए, किसी हिंदू शाखा को ज्वाइन कर लीजिए, एक ही साल बाद पता चलेगा कि आप टेररिस्ट बन करके निकलेंगे, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो जितने आतंकवादी हमला होते हैं, जो व्यक्ति जो होता है ना कि जो बम ब्लास्ट करके मतलब अपने बम बांध करके उड़ा दिया, या दंगा फसाद, ये सब होते कहाँ से होते हैं, मोटिव, ड्राइव, रेशनलाइजेशन, एटीट्यूड होता है, इस तरह का होता है। कभी धर्म को बचाने के नाम पे आदमी लड़ जाता है, कभी जाति को बचाने पे लड़ जाता है। तो ये सब जो कहाँ से सीखता है, उसको कौन सिखाता है। तो जो अपना जो सर्किल होता है, जिसके संपर्क में आता है, जिसका पीयर ग्रुप रहता है, तो इस तरह से वहीं से वो सीखता है, वहीं से आगे बढ़ता है। तो जब भी तुम सब लिखना है इस एग्जाम्पल को, तो हमेशा लिखना कि चाहे टेररिस्ट हो, टेररिस्ट से पूछोगे ना कि तुम क्यों अटैक कर रहे हो, तो कम क्यों बम बांध करके मरने के लिए जा रहे हो, वो भी एकदम रेशनलाइजेशन देगा कि हाँ अल्लाह हमें वहां भेजेगा, हमें वहां भेजेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मुस्लिम खतरे में है। और वही काम जब हिंदू से पूछोगे, वो भी बताएगा कि हजारों साल से शोषण हुआ है, हम बदला लेना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अजीबो गरीब फिलॉसफी देता है सब। ये सब वही से पीयर ग्रुप से ही सीखता है। फिर बात आती है कि द स्पेसिफिक डायरेक्शंस ऑफ मोटिव एंड ड्राइव्स इज लर्न फ्रॉम डेफिनेशंस ऑफ द लीगल कोड्स इज एज फेवरेबल और अनफेवरेबल। कहता है कि जो लॉ का पॉइंट होता है, उस पॉइंट को लेकर के भी अगर फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, वो सब चीजों से भी मोटिव ड्राइव करता है, वो सब चीजें भी उससे सीखता है। कहता है पर्सन बिकम डेलिकेंट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ डेफिनेशंस फेवरेबल टू वायलेशंस ऑफ लॉ ओवर डेफिनेशंस अनफेवरेबल टू वायलेशन ऑफ लॉ। ये पॉइंट तो आप लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है कि अगर कोई लॉ का मतलब वायलेशन करना फॉलो करने की बजाय ज्यादा बेटर है, तो आप वायलेट करना चाहेंगे। एक घटना मैं बताऊंगा, जैसे कि शुरुआती दौर में हुआ क्या कि बीएचयू कैंपस में स्मोकिंग पे बैन लग गया। तो बीएचयू कैंपस में हुआ कि रात के टाइम स्मोकिंग पे बैन था। तो बैन कितना था, 10 रुपये था। अगर आप बीएचयू में स्मोकिंग करते, शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, अभी 200 रुपया फाइन हो गया होगा। तो कितना रुपया था, 10 रुपया फाइन था कि आप स्मोकिंग करेंगे तो 10 रुपये का फाइन लगेगा। तो बीएचयू गेट के निकलते ही वो लंका पड़ जाता है। एक फ्रेंड था, उसने क्या किया कि उनको जाकर के 300 रुपये एक ही दिन जुर्माना भर दिया। कहा कि साहब इसको 300 आप रखिए, मैं पर डे, मैं यहाँ से गुजरूंगा, मेरा हैबिट है, और मैं पर डे शराब मतलब वो
निकलता हूँ रात को पीते समय, होता है टहलते समय, तो मैं रोज डेली इस तरह का पीऊंगा। उसको लगा कि यार 300 रुपया हमारे लिए क्या है, 300 रुपया एक छोटा सा अमाउंट है, अगर हम दे देते हैं तो महीने भर के लिए एकदम हम आराम से एंजॉय करेंगे, फ्री में घूमेंगे, इधर उधर करेंगे। तो इस तरह से जब लॉ की जब प्रोपोर्शनेट की बात आती है, इसीलिए कहा जाता है कि लॉ का जो पनिशमेंट है हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। यही 10 रुपए फाइन की बजाय साहब के ऊपर ये रहता है कि जो पकड़ा जाएगा 1000 रुपए का फाइन लगेगा, तो साहब समझ जाते कि हम एक दिन जितना एंजॉय नहीं करेंगे, पूरा हमारा बजट खराब हो जाएगा, क्योंकि 1000 रुपए का फाइन है। तो यही ये बात करता है कि लॉ अगर जहाँ पर कि फेवरेबल है क्राइम करने के रिगार्डिंग, तो वहां पे उसको आप फॉलो करना इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में क्या है, इंडिया में आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि आप कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए कि कोरोना का ही पीरियड है, खैर कुछ भी बोलता हूँ तुम लोग इसको पॉलिटिकल ले लेते हो, लेकिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हो कि आप बैन लगा हुआ है ना कोरोना में, कि कोरोना का मास्क नहीं पहनेंगे तो हम वो कर देंगे, बैन लग जाएगा, अरे फाइन लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। सबको आपको मालूम है कि मास्क न पहनने पर 300 400 500 रुपए का फाइन है। अब मास्क नहीं पहनेंगे तो अब बीएचयू में एंट्री ही नहीं देता था जब कोरोना का टाइम नहीं था तब। लेकिन आपको मालूम है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में आप जा रहे हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में जा रहे हैं, तो आप मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको फाइन लगेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो लॉ तो बना हुआ है, इफ एनीवन इज नॉट वेयरिंग द मास्क फाइन विल बी इम्पोज्ड, ये लॉ तो बना हुआ है। लेकिन लॉ का जो एग्जीक्यूशन है वो उसके फेवरेबल में है। जानता है कि नेताजी की पार्टी है, नेताजी की रैली है, हम वहां जाएंगे तो चाहे शराब पिए, दारू पिए, मास्क पहने न पहने, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह की जो पॉइंट निकल करके आती है, ये भी क्रिमिनल को क्रिमिनल बनने के लिए मोटिवेट करता है, ये भी क्रिमिनल को क्रिमिनल बनने में एक फेवरेबल पॉइंट होता है। फिर कहता है कि डिफरेंशियल एसोसिएशन में वेरी इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी। इसका मतलब कहता है अगर एक दो व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि डी नाम का व्यक्ति क्रिमिनल है, डी नाम का व्यक्ति क्रिमिनल है, ए नाम का व्यक्ति डी से दिन में 2 घंटा मिलता है, दिन में 2 घंटा मिलता है, और बी नाम का व्यक्ति दिन में 4 घंटा मिलता है। तो इसमें सबसे क्रिमिनल पहले कौन बनेगा? पहले क्रिमिनल ए बनेगा कि पहले क्रिमिनल बी बनेगा? क्योंकि ए डी से 2 घंटा का ही मुलाकात करता है। ड्यूरेशन कितने में मुलाकात करता है? सिर्फ 2 घंटा मुलाकात करता है, और दिन में एक बार ही मुलाकात करता है। कितनी बार मुलाकात करता है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक बार ही मुलाकात है। तो पहले बताइए, ये पहले क्रिमिनल बनेगा या बी पहले क्रिमिनल बनेगा? अगर बी 15 दिन में क्रिमिनल बनेगा, तो मानिए कि आप ए 30 दिन में क्रिमिनल बन जाएगा। अपोजिट भाषा में हम कहें कि ए को क्रिमिनल बनने में 30 दिन लगेगा, तो बी को क्रिमिनल बनने में 15 दिन लगेगा। क्यों? क्योंकि बी की जो फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, ये सब ज्यादा है, ड्यूरेशन बी का ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि सी नाम का व्यक्ति है, सी डी से 2 बार मिलता है, लेकिन दिन में 3 बार मिल लेता है। दिन में कितनी बार मिल लिया? 3 बार मिल लिया। तो सी का आपका 6 घंटा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर ए 30 दिन में क्रिमिनल बनेगा, बी 15 दिन में क्रिमिनल बनेगा, तो हमें लग रहा है कि अगर मैथ हमारा गलत ना हो, तो जो सी है वो शायद कितने दिन में क्रिमिनल बन जाएगा भाई? 7 दिन में? कैसे, कितने दिन में लगेगा? बताओ तुम सब। प्रियंका? यस सर। भाई अगर इस सर प्रॉब्लम स्क्रीन में नॉट क्या है, विजिबल। ओके। ए जो है डी से 2 घंटा मिलता है, बी 4 घंटा मिलता है, और सी 6 घंटा मिलता है। तो 30 दिन में एक क्रिमिनल बन गया, तो बी 15 दिन में क्रिमिनल बन गया कि 4 घंटा मिल रहा था। तो सी कितने दिन में क्रिमिनल बन जाएगा? 10 दिन में। 10 दिन? हाँ यस सर। हाँ, तो सी क्या करेगा? 10 डेज में बनेगा। एक्चुअली क्या है ना, हमारा मैथ में
हाई स्कूल में 10th मार्क्स ही, अरे 31 मार्क्स ही आया, 31 नंबर ही पाया। मैथ होता था वो है कुछ नहीं। चलो, तो ये बन गया। तो यही कह रहा है, 7वां पॉइंट कहता है कि वेरी करेगा, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, प्रायोरिटी एंड इंटेंसिटी को लेकर के वेरी करेगा। वही सब ऐसे बातें हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ एसोसिएशन क्रिमिनल एंटी क्रिमिनल इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व एनी अदर लर्निंग प्रोसेस। एक कह रहा है कि इसमें और वो सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि कुछ और बातें जो आप सीखते हैं। इसी को लेकर के 9वां पॉइंट है नीड्स एंड वैल्यू। कह रहा है कि व्हाई क्रिमिनल बिहेवियर इज एक्सप्रेशन ऑफ जनरल नीड्स एंड वैल्यू, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दोज नीड्स एंड वैल्यू, सिंस नॉन क्रिमिनल बिहेवियर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सेम नीड्स एंड वैल्यूज। कह रहा है कि कई बार व्यक्ति क्या करता है, जो अपना क्रिमिनल बनता है, अपने नीड्स एंड वैल्यू के हिसाब से अपना मतलब पीयर ग्रुप ज्वाइन करता है और उसके हिसाब से वो क्रिमिनल बनता है। चलिए, इसका 9 पॉइंट हो गया। अब इसका सपोर्ट किसने किया? ऑथर है, जूरिस्ट है, जेम्स शॉर्ट जूनियर हैं। इन्होंने क्या किया था कि एक स्कूल में 176 बच्चों का पर अपना एक्सपीरियंस किया। 176 बच्चों के बिहेवियर को जानने का प्रयास किया कि व्यक्ति कैसे क्रिमिनल बन रहा है, क्या इसका मेन रीजन है। तो उन्होंने उसमें 126 बच्चों को लिया था और बाकी बच्चियों को लिया था। तो ये कब उन्होंने किया था इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1955 में। तो इन्होंने जेम्स शॉर्ट जूनियर ने पाया कि जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी जो कहता है कि व्यक्ति के क्रिमिनल बनने का मेन रीजन यही है कि अपने पीयर ग्रुप के साथ ज्वाइन करता है, और वही उसका मेन रीजन भी है। तो दैट्स व्हाई दे बिकम द क्रिमिनल। तो इसको इन्होंने सपोर्ट किया। अब रही बात क्रिटिसिज्म की, सदरलैंड की थ्योरी का क्रिटिसिज्म का, तो 5 पॉइंट पर हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। पहला क्रिटिसिज्म, एक जूरिस्ट है तप्पन, ने इसको क्रिटिसाइज किया था। टप्पन ने कि जो सदरलैंड है, उन्होंने व्यक्ति के पर्सनालिटी को इग्नोर कर दिया, व्यक्ति के पर्सनालिटी को इग्नोर कर दिया। इस बात को पट्टन मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि सदरलैंड इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं कि बच्चा कुछ बाय नेचर भी अपना बिहेवियर लेकर के आता है। सब कुछ सोसाइटी पर डिपेंड नहीं कर जाता है। कई बार तुम देखोगे फैमिली सर्किल रिलेटिव बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्ति क्या करेगा कि बहुत बड़ा क्रिमिनल निकल जाता है। तो कई रीजन इसके हो सकते हैं। तो ये कहता है कि सदरलैंड हैज इग्नोर्ड पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, कई बार व्यक्ति के क्रिमिनल बनने में उसका पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है। ठीक ना? और जिसको कि सदरलैंड ने इग्नोर कर दिया था, पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि उन्होंने, सदरलैंड ने, ओरिजिन ऑफ क्रिमिनलिटी, सिंस क्रिमिनलिटी हैज टू एग्जिस्ट बिफोर इट कैन बी लर्न फ्रॉम समवन एल्स। इन्होंने कहा कि जो क्रिमिनलिटी की जो ओरिजिन है, इस बात को भी उन्होंने एक्सप्लेन करने से मना कर दिया, या इस बात का भी उन्होंने एक्सप्लेन किया ही नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि चलो व्यक्ति ने, ए ने बी के संपर्क में आने से सीख लिया, ए ने बी के संपर्क में आने से क्रिमिनल बन गया, बी ने सी के आने में क्रिमिनल बन गया, सी डी के संपर्क में आने से क्रिमिनल बन गया। तो आप बताइए कि वो पहला व्यक्ति कौन था, वो पहला व्यक्ति कैसे क्रिमिनल हो गया? मान लीजिए कि धरती पर 2 ही व्यक्ति आए, धरती पर ए और बी का ही पैदाइश हुई, ए भी इनोसेंट था, बी भी इनोसेंट था। जब ए और बी दोनों ही इनोसेंट थे, तो कैसे व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति कैसे क्रिमिनल बना? ये आप बताइए। आप समझ रहे हैं ना? ये वो वाली कहानी हो गई ना कि मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया। बात को समझ रहे हो ना? आपको बताना पड़ेगा नहीं पहला व्यक्ति कौन था जिससे दूसरा व्यक्ति ने सीखा। कोई तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा। जैसे मान लीजिए हम हैं दुनिया में, हम और हम हमारी वाइफ है, 2 ही आदमी हैं, हमसे बच्चा पैदा हुआ, हम दोनों इनोसेंट हैं, वो भी इनोसेंट हुआ, वो भी इनोसेंट हुआ, वो भी इनोसेंट हुआ। कोई तो व्यक्ति रहा होगा जो क्रिमिनल बना होगा। अगर पहला व्यक्ति जो क्रिमिनल बना होगा, वो किसके संपर्क में आकर क्रिमिनल बना, वह कैसे क्रिमिनल बना, इस बात को लेकर के सदरलैंड डिस्कस करने में फेल हो जाते हैं। ये इस बात को कहने का प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट को एलिट
डिफाइन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जो जो क्या बोलते हैं जो सदरलैंड है वह व्यक्ति के सिस्टमेटिक क्राइम को फेल कर जाते हैं। सारे सिस्टमेटिक क्राइम को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो सिचुएशनल क्राइम होते हैं उसको बताने में फेल कर जाते हैं। सिचुएशनल क्राइम क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे बैंडिट क्वीन के बारे में पढ़ा, जैसे कौन सी लेडीज थी, कौन लेडीज थी, उत्तर फूलन प्रदेश देवी। बैंडिट फूलन देवी। अब फूलन देवी ने क्रिमिनल क्यों बना? तो फूलन देवी ने सबसे पहला मर्डर अपने हस्बैंड का ही किया। अगर सबसे पहला मर्डर उसने अपने हस्बैंड का ही किया, क्यों? क्या उसकी ख्वाहिश नहीं थी कि हाँ हमारा हस्बैंड हमारे साथ रहे, हमारे सुख दुख में काम मतलब साथ दे? क्यों? क्योंकि उसको इस सरकमस्टांसेस में ला करके क्रिएट कर दिया गया कि उसको फाइनली अपने हस्बैंड को ही मारना पड़ गया। जब फूलन देवी की उम्र कम से कम 10 साल की रही होगी या 11 साल की रही होगी, और उसके जो हस्बैंड की उम्र 30 साल की रही होगी, जब 30 साल का व्यक्ति बाय फोर्स अगर 10 साल के बच्चे के साथ सेक्स करता है सिर्फ हस्बैंड होने के नाम से, तो बताइए कि उस लड़की की मेंटल कंडीशन क्या होगी? उसको क्यों नहीं उस व्यक्ति को क्रिमिनल समझेगी नहीं समझेगी? तो पहला उसने मर्डर किया अपने हस्बैंड का, उसके बाद अगर उसने मर्डर मतलब करती है, तो आप देखते हैं कि गांव में अगर किसी एक व्यक्ति को लेकर के कई लोगों का इस तरह से कई लोग अगर रेप करते हैं, उसको कंपेल कर देते हैं उस सरकमस्टांसेस को, उस सिचुएशंस को। आप सदरलैंड डिस्कस करने में फेल हो जाता है। सदरलैंड ये तो बताता है कि हम व्यक्ति क्रिमिनल के संपर्क में आने से क्रिमिनल हो जाता है, लेकिन सदरलैंड ये नहीं बताता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर 10 लोग जाकर के रेप करेंगे तो वह व्यक्ति क्या करेगा। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में घटना थी कि एक लड़की के साथ प्रधान जी ने रेप किया। अब उस लड़की को रेमेडी कुछ भी नहीं मिला। फाइनली समझ गई कुछ होने जाने वाला है नहीं। माँ और बेटी ने मिल करके किसी तरह से बंदूक को अरेंज किया और जाकर के प्रधान जी को गोली मार करके पुलिस में सरेंडर कर दिया। अब बताइए कि उस लड़की ने क्यों क्रिमिनल बना? इस तरह की बातों को लेकर के जो कंपल्सन के थ्रू अगर आप किसी को क्रिमिनल बना रहे हैं, जो सरकमस्टांसेस की वजह से कोई व्यक्ति क्रिमिनल बन रहा है, उसको सदरलैंड डिस्कस करने से फेल हो जाते हैं। सदरलैंड उस बात को डिस्कस नहीं करते हैं। फिर कह रहा है कि सदरलैंड अब व्यक्ति क्रिमिनल क्यों बनता है, व्हाई, व्हाट वाज द मोटिव, व्हाट वाज द कंपल्सन, इस बात को वह व्यक्ति क्रिमिनल जो व्यक्ति जो है उस बात को सदरलैंड डिस्कस नहीं करते हैं। सदरलैंड सिर्फ हाउ डिस्कस करते हैं, कैसे व्यक्ति क्रिमिनल बनता है, लेकिन सदरलैंड इस बात को डिस्कस नहीं करते कि व्हाई अ पर्सन बिकम्स ए क्रिमिनल। पहला स्टेटमेंट तप्पन का है जो क्रिटिसाइज करते हैं, तप्पन या टप्पन, टप्पन ज्यादा प्रोनाउंसिएशन सही होगा। टप्पन का है कि पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने ओरिजिन ऑफ क्रिमिनलिटी के सबसे पहले क्रिमिनल व्यक्ति बना कैसे, कोई तो रहा होगा, उसको भी फेल कर जाते हैं। फिर तीसरा एलिट क्रिटिसाइज करते हैं कि सरकमस्टांसेस में कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल बनता है वहां पर भी चर्चा नहीं होती है। फिर भाई की भी चर्चा नहीं होती। पांचवा पॉइंट है कि कुछ व्यक्ति का नेचुरल गुण होता है, चाहे उनके साथ किसी की विसंगति हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीम दास जी लिखते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम प्रकृति का है, तो उच्च क्वालिटी का, उच्च नेचर का है, तो का करी सकत कुसंग, कह रहा है कि उसके साथ रहने वाले चाहे किसी भी व्यक्ति के कुसंग व्यक्ति भले ही क्यों न हो, उसकी संगति कुसंग व्यक्ति के साथ भले ही क्यों न हो, उसकी संगति बुरे व्यक्ति के साथ भले ही क्यों न हो, उसके कैरेक्टर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर चंदन का पेड़ है, हजारों विषैले सांप उसको कवर किए हुए हैं, ढके हुए हैं, लिपटे हुए हैं, फिर भी चंदन शीतल का ही शीतल रह जाता है। चंदन में विष नहीं आ जाता है कि हम विषैले सांप हैं, इनकी संगति हमारी है तो डिफरेंशियल एसोसिएशन के माध्यम से हमारे अंदर विष आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि सांप
कई सालों से लिपटे होने के बावजूद भी उनका विष खत्म हो जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो जो फिलॉसफी है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लिपटे रहत भुजंग, इसीलिए कई बार देखा गया है कि कई बच्चे, होता है ना कि मतलब हीरा, मतलब होता है कोयले की खान से हीरा निकल करके आ जाता है, पूरा चारों तरफ कोयला ही कोयला है, लेकिन हीरा अपने आप निकल जाता है। कई बार देखा गया है कि बड़े से बड़े क्रिमिनल फैमिली से भी एक बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही ईमानदार और एक बहुत अच्छा व्यक्ति धरती पर उत्पन्न होता है। तो इस 5 पॉइंट को लेकर क्रिटिसाइज है। रही बात कंट्रीब्यूशन की कि क्या सिर्फ उसका क्रिटिसाइज ही है या कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी इज राइट अप टू द सम एक्सटेंट। जैसे मान लीजिए कि इसका हम कह सकते हैं कि हिंदी के माध्यम से हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं। हिंदी में कहा गया कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, मतलब आपके फ्रेंडशिप सर्किल का बहुत ज्यादा असर पड़ता ही पड़ता है, इससे भी आप डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि उसी व्यक्ति के साथ पढ़ना लिखना चाहिए जिसके व्यक्ति के अंदर से जोश हो, जुनून हो। ये नहीं कि आप किसी उस तरह के व्यक्ति के साथ पढ़ेंगे तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको बार बार कहेगा यहाँ चलो वहां चलो, ऐसे चलो वैसे चलो, तो वो साथ में रहेगा तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए खास तौर से रूममेट का हमेशा ध्यान में रखा करो कि उसके यहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर उसके यहाँ हमेशा कोई आने जाने लगेगा तो तुम्हारे मन में भी आएगा कि हमारे पास क्यों ना कोई आ जाए। जैसे हम लोग क्या करते थे, हॉस्टल जब होता था तो हॉस्टल में क्या होता था, सब लोग अलाउ हुआ करते थे। तो जब भाई सब लोग अलाउ करेंगे, देखेंगे हाँ हर हॉस्टल में सब लोग के साथ सब लोग आ रहा है, तो आपके भी मन में आएगा कि हाँ हमारे हॉस्टल में भी हमारे साथ भी कोई आए। तो होता क्या है कि संगत से गुण होते थोड़ा बहुत उसका असर तो पड़ ही जाता है। तो इसी तरह से हमारे रूममेट थे और हम थे, दोनों एक ही साइड से थे, दोनों का ट्यूनिंग जबरदस्त था। कभी वो उनके साथ कोई आता था, कभी हमारे साथ कोई आता था, तो हम लोग बहुत कंफर्टेबल थे, क्योंकि उसका असर पड़ ही जाता है। चाहे जितना भी जाए, जितना भी ईमानदार हो, कुछ तो कुछ चीजें तो आ ही जाती है। तो कह रहा है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी को लेकर के आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। तो रोल ऑफ पीयर ग्रुप इन कमीशन ऑफ द क्राइम हैज बीन एम्फसाइज्ड। इस बात को लेकर क्या है, ये प्लस पॉइंट है। दिस थ्योरी एम्फसाइज टू कंसीडर एक्टिविटीज ऑफ दोज पर्सन इन हुज कंसर्न ही इज लिविंग। Parents always take care of their children with whom babies are living and playing because they know that friends always affect the persons. This is the contributions and criticism and theory of the distributions association theory. Within 2 minutes, I will complete this theory. First of all, you have to discuss the meaning. What is the meaning of differential association theory? You can give the example of H2O. You can say that the origin of the theory. The first para deals the meaning, second para deals about the origin, third para deals about the 9 assumptions. 9 assumptions you can write and criticize at the same time. Next para deals about the James Short Jr. who एक्सपीरियंस्ड उन्होंने चेक किया कि क्या यह थ्योरी सही है कि गलत है। तो उन्होंने 176 स्कूल के बच्चों को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया, उनके साथ एक्सपीरियंस किया और पता चला, उन्होंने पाया कि सदरलैंड की थ्योरी सही है और ये बच्चे बहुत हद तक इसी से सीखते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी भी है, जिसमें टप्पन भी है, और कह सकते हैं कि पहला पॉइंट है एलियट भी है, और इस तरह के 5 पॉइंट है जिसमें क्रिटिसिज्म है। और कंट्रीब्यूशन में हम कह सकते हैं कि हाँ इस तक सही है। इस तरह से एक कंप्लीट हो गया। और इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज यू मे आस्क, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। तो आज क्लास खत्म हो गया, द एक्यूरेट टाइम है, ठीक ना। अब रिकॉर्डिंग ऑफ करें। सर हाँ बोलो। सर आपने अभी बताया कि आप किसी कमेटी के मेंबर हैं, आप कौन सी कमेटी के मेंबर है सर? क्या आपने पूछा? सर अभी आपने क्लास में बताया कि आप ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं।